Hello and welcome back once again our YouTube channel Supreme 60 Institute. Guys, as you know लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. कौन सा चैप्टर? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. ओके गाइज, और जैसा कि मैंने चैप्टर खत्म करते करते आपसे बोला था कि भैया अगली क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी जेई ट्रिपल ई जेई मेंस ने एडवांस ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके गाइज, तो मैंने ये भी बोला था कि भैया आज की क्लास अटेम्प्ट करने से पहले प्रीवियस जितने भी हम लोगों ने पुराने लेक्चर्स खत्म किए हैं, आई थिंक 12 लेक्चर हम लोगों ने खत्म किए हैं, उस 12 लेक्चर को आप एक क्विक रिवाइज करके तब ये वीडियो देखिएगा. उसके बाद आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा. जैसे कि मैंने बोला था भैया साथ साथ पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते रहिए. जितने लोगों ने नोट्स बनाया था उनके लिए पॉसिबली ये ज़्यादा आसान होगा कि वो तेज़ी से रिवाइज कर पाए, लेकिन जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता. ओके, तो फाइनली आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर जेई मेंस एंड एडवांस के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली मेंस से पहले जो है ट्रिपल ई हुआ करता था उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके गाइज, तो आज की क्लास गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों? क्योंकि आज की क्लास आपको बताएगा कि जो चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने उसमें कितना सीखा और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए. ओके गाइज, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन गाइज एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड फॉर दिस वीडियो. ओके, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, काफी लोगों ने पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा, अटेम्प्ट करना शुरू भी कर दिया होगा. ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन काफी हद तक क्लियर होगा. चलिए, सबसे पहले आपको तुरंत वीडियो पॉज करना होगा. जैसे स्लाइड पे क्वेश्चन आए खुद अटेम्प्ट करना होगा, देन आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर सही आ रहा है. ओके प्लीज, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं. बोला गया है ऑन हीटिंग बेंजाइल एमीन. मेन पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. बेंजाइल एमीन विथ क्लोरोफॉर्म, बेंजाइल एमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक KOH प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. पहले तो जो ये बोला गया इसको आप रिएक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. बेंजाइल एमीन का फॉर्मूला जानते हैं? ओके, बेंजाइल एमीन का स्ट्रक्चर अगर आप जानते होंगे, बेंजिल ग्रुप का स्ट्रक्चर जानते हैं. ओके, ये बहुत पुरानी बात है. ये बेंजिल ग्रुप है और यहाँ पे क्या लगा है? NH2. ये भैया आपका होता है बेंजाइल एमीन. क्या? बेंजाइल एमीन. इसकी रिएक्शन किससे बोला है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 किसके साथ? अल्कोहलिक KOH. एथेनॉल का मतलब तो अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH. ये आपका पूछा प्रोडक्ट. ये तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया लैंग्वेज को रिएक्शन के टर्म्स में गाइस. ओके, तो क्या इसे देख के कुछ याद आ रहा है? कौन सी रिएक्शन? क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी में 1 डिग्री एमीन. हाँ बिल्कुल, जितने लोगों ने दिमाग में पहुंच गया कि सर ये तो रीमर टीमन रिएक्शन है, बकवास भैया, कार्बिलमीन रिएक्शन है. कार्बिलमीन रिएक्शन है, याद है आपको? रीमर टीमन में तो फिनॉल लेते थे यार, ये कार्बिलमीन रिएक्शन है. कार्बिलमीन रिएक्शन 1 डिग्री एमीन के साथ क्या? आइसोसाइनाइड. तो आई होप कि काफी लोगों ने इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के आंसर लिख दिया होगा. CH2NC, ओके, फाइन KCl एंड H2O. कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हुआ करता था. ओके गाइस, तो आई होप कि आपको बातें क्लियर होगी. तो ये क्या आ गया? ये आ गया बेंजाइल आइसोसाइनाइड. फाइन, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर आपका सही हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके गाइज, तो देख लीजिए AIEEE 2002 में आपसे पूछा गया था. डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्वेश्चन था. ओके, प्लीज इसे आप नोट कीजिए. फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है. एक्चुअली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है नहीं, ये एक्चुअली बात करना चाहिए इनऑर्गेनिक में. चूंकि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करा चुके हैं, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो आई होप कि इसे हम आसानी से कर भी सकते हैं. यार अगर आपको याद हो तो ब्लीचिंग पाउडर का डिसोसिएशन करके मैंने वहां पे एग्जैक्टली इसे ही बातें डिस्कस की थी. एग्जैक्टली यही बात वहां पे डिस्कस की गई थी. तो आई होप जितने लोगों को पता होगा, जितने लोगों ने देखा लेक्चर, बस देखते ही आंसर टिक कर दिया होगा बिना किसी देरी के. चलिए इसको कैसे सोचे. मैंने बोला था भैया कि इसको बस बोला गया था कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, इसका डिसोसिएशन इंपॉर्टेंट है. क्या? इसका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है
इसका डिसोसिएशन इंपॉर्टेंट होता है। ये Ca2+ में डिसोसिएट होता है, साथ में Cl- एंड ClO- में डिसोसिएट होता है। मैंने वहां पे मैंने बता दिया था कि फ्री फॉर्म में कोई एटम होता है तो उसका चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इस केस में ये -1 होगा। अगर यहाँ अलजेब्रिक सम निकालेंगे ऑक्सीजन का -2 करते हुए तो यहाँ पे +1 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए +1 -1, यानी आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी। ओके, डी पार्ट इज द परफेक्टली ऑल राइट। जेई में सॉरी AIEEE 2002 में पूछा गया था, तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पता है बस ब्लीचिंग पाउडर का डिसोसिएशन आपको पता है, तो अदरवाइज लोगों से ये गलती हो जाएगी। ओके, तो प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बार करते हैं, फिर से अगली तरफ बढ़ते हुए। क्या बोला? द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, फिर से क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एल्कोहलिक KOH विथ पैराटोलुइडीन फॉर्म। अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा? कार्बिलमिन रिएक्शन। बार बार रिएक्शन पूछा गया, बार बार रिएक्शन पूछा गया, लेकिन नाम उसका जिक्र में नहीं आया। पैराटोलुइडीन का स्ट्रक्चर आपको पहले तो पता होना जरूरी है। पैराटोलुइडीन का स्ट्रक्चर ये बहुत ही अब आसान हो गया होगा। टोलुइडीन मतलब NH2 है और टोलुइडीन का मतलब CH3 पैरा पोजीशन पे है। ये आपका पैराटोलुइडीन है। ठीक है, उसके इसकी रिएक्शन आप देखें तो क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ कराया गया। क्या बन रहा है? फिर से वही आइसोसाइनाइड NC, बार बार वही रिएक्शन आया। तो भैया इस स्टेज पे अब गलतियां मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि आप लोगों से होंगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से आंसर मैच करा लीजिए। बहुत तेजी से आपके पास कौन सा आंसर आया? लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फिर से कार्बिलमिन रिएक्शन बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन AIEEE 2003 में पूछा गया। ओके गाइस, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक नया क्वेश्चन, लेकिन ये बातें बहुत पुरानी है। ये भैया एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी भी है और हेलो एल्केन की प्रिपरेशन भी, इसीलिए इसको यहाँ देख रहे हैं। क्या बोला गया? ऑन मिक्सिंग ए सर्टन एल्केन, कोई एक स्पेसिफिक एल्केन है, विथ क्लोरीन एंड इरेडिएशन विथ द अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, ओके, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया है। फॉर्म ओनली वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्म ओनली वन मोनोक्लोरो एल्केन, द एल्केन विल बी। कोई एल्केन है, इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं, जो बात बोल रहा वो जनरलाइज कर दूं, तो भैया बोल रहा कि कोई एल्केन है। ठीक है, इसका क्लोरीनेशन किया गया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनता है। तो इस एल्केन के बारे में बताइए क्या है, जरा चेक करिए। प्रोपेन के बारे में देखिए, प्रोपेन के बारे में, तो भैया इससे तो अलग दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक यहाँ पे जब Cl लगाएंगे छटा के, एक यहाँ पे लगाएंगे, इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये तो आंसर होने से नहीं रहा। पेंटेन, अरे जब इसमें नहीं हुआ भैया तो पेंटेन में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। जरा देखिए, ये आपका क्या पेंटेन, यहाँ से एक, यहाँ से एक, समझ रहे, यहाँ से एक, 3 बन सकते हैं अलग अलग। तो ए ऑप्शन से भी नहीं होने वाला है, बी ऑप्शन से भी नहीं होने वाला, सी ऑप्शन से देखें आइसोपेंटेन, इसमें भी नहीं होगा भैया, क्योंकि इसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर है। एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। नियोपेंटेन को देखते हैं, ये है नियोपेंटेन, यही आपका आंसर मिल रहा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइप का कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, ये सब 1 डिग्री है, सब सिमेट्रिकल है, तो इससे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कहीं से भी आप ये छटा के Cl लगा दीजिए, कहीं से भी ये छटा के Cl लगा दीजिए। ये बात बहुत पुरानी है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज नियोपेंटेन, AIEEE 2003 में पूछा गया था। ओके गाइज, तो प्लीज इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जरा देखिए क्या बोला गया है। द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म
रीड पे वेरी केयरफुली प्लीज। क्लोरोफॉर्म, हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड विथ क्लोरल, क्लोरोफॉर्म को क्लोरल के साथ हीट किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। भैया क्लोरल क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए। ऑप्शन जरा पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, गैमेक्सीन। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, गैमेक्सीन। ऐसा नहीं, गैमेक्सीन में हम तो भैया बेंजीन की हेलोजिनेशन से बनाया था हम लोगों ने। डीडीटी, यही एग्जैक्टली यही आंसर आपका है, डीडीटी। ठीक है। फ्रेयान नहीं, ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, फ्रेयान्स। ठीक है। हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन ये भी नहीं, एथेन है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हेक्साक्लोरोएथेन। ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ही सुटेबल ऑप्शन क्या है, डीडीटी। बिल्कुल एकदम नोट्स से रिलेटेड बातें हैं। हमने वहां पे आपको बोला था भैया कि जो CCl3 है, CHO है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ इसको हीट कर देंगे। वहां पे नोट्स में आप जाके देखिए प्लीज, क्लोरोबेंजीन क्या मैंने वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोली तो भैया, इसको मैंने बोला था कि ये 1:2 के मोलर रेशियो में रिएक्ट करता है। याद है आपको, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लोरल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ इतना, और यार बाकी चीजें एकदम नोट्स से है तो मैं ज़्यादा डेप्थ बातें नहीं करना चाहूँगा। इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं एज यूजुअल आप देख सकते हो। तो फाइनली आपको ये डीडीटी मिल गया। ठीक है। सारी बातें रिलेटेड नोट्स है तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जाइए वहाँ पे क्लोरोबेंजीन की केमिकल रिएक्शन में देखिए, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी का IUPAC नाम, बहुत ही डिस्कशन हम लोगों ने वहाँ पे किया था डीडीटी के बारे में। फाइन। तो फाइनली जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने वहाँ पे बोला था कि डीडीटी या क्लोरल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सेपरेटली हीट करके दोनों को मिक्स करके प्रोडक्ट क्या आएगा पूछा गया था। IEEE 2004 में ये क्वेश्चन आपका आया था। फाइन। प्लीज इसे आराम से कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, प्लीज रीड वेरी केयरफुली, उसके बाद अपने आप पढ़ के जज कीजिए क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और क्या आपको इसमें दिया गया। फाइन। सबसे पहले जैसे मैं कि हमेशा बोलता रहता हूँ भैया, सबसे पहले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता। फाइन। चलिए, काफी हद तक लोगों ने कर लिया, लोगों सही भी हो गया होगा। क्या बोला गया है देखते हैं। पहले तो एक कंपाउंड का IUPAC नाम दिया गया 2-मिथाइल ब्यूटेन। जब 2-मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन, ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मेनली क्या गिव भैया, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, 2-मिथाइल ब्यूटेन का हमें पहले स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। ये आपका क्या आ गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन आ गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तुरंत ये आपको देख के एक बात दिमाग में समझ में आ रही होगी कि भैया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म के ये कंप्लीट होगा, नाम में रेडिकल है। अब ब्रोमीन कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि इसमें पॉसिबल बहुत है। पॉसिबल क्या, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी, और इन दोनों में से कहीं एक जगह पे। तो इसके ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड या प्रोडक्ट बहुत सारे आएंगे, लेकिन पूछा क्या है, मेनली कौन सा बनेगा, मतलब मेजर कौन सा बनेगा। अच्छा, अब ब्रोमीन कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हमने आपको भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था। हमने बताया था कि 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन होगा तो वो मोर रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, फिर वो मोर रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से। ये मैंने हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बताई थी। क्या बताया था, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था हैलोजिनेशन के लिए। ये मैंने कई बार जिक्र कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने जब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बात कर रहे थे, फोटो क्लोरिनेशन, फोटो हैलोजिनेशन, इसका जिक्र किया है। तो जरा बताइए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 3 डिग्री हाइड्रोजन हटके वहीं पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, CH2 एंड CH3, यही आपका मेनली प्रोडक्ट आएगा। इसका नाम क्या होगा, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल। भैया मैं उम्मीद करता हूं कि IUPAC में बहुत अच्छी कमांड होगी आपकी, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि इस स्टेज पे
IUPAC बहुत ही सेकेंडरी हो जाता, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ही ऑब्वियस है। फाइन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द परफेक्टली ऑल राइट। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन आ रहा है। फ्री रेडिकल के थ्रू इस तरीके से हमें ऑप्शन ये मिल रहा था, 2005 IEEE में पूछा गया था। फाइन, तो क्वेश्चन को देख के उसकी रिक्वायरमेंट समझना, कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, बहुत ही क्लियर इसमें आपको होना पड़ेगा। फाइन, प्लीज नोट डाउन, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा पढ़िए अपने आप, जरा फिर से सोचिए क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आई होप काफी हद तक क्लियरिटी आ गई होगी। बोला गया ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनते हैं, ये बोल रहे हैं। द आइसोमर व्हिच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। कह रहा है हेक्सेन के 5 आइसोमर बनते हैं, बात ठीक है, लेकिन कह रहा है उसमें ऐसा एल्केन बनाइए जो केवल 2 मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाता हो, मतलब उसका क्लोरिनेशन कराओ तो केवल 2 ही प्रोडक्ट आए, ऐसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोल रहा है कि भैया हेक्सेन के 5 टोटल आइसोमर होते हैं, कह रहा था उसमें से एक ऐसा आइसोमर बताओ जिसके केवल 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आए। 4 ऑप्शन दिए गए, तो इस केस में हमारे पास एक ही तरीका होता है, गो एंड चेक ईच ऑफ एवरी ऑप्शन। फाइन, हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला बोला गया 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर तेजी से बनाता हूं। ये है आपके पास 2 मिथाइल पेंटेन। अब ये तो देख के समझ में आ रहा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर आने वाले हैं। एक बार Cl यहां लग जाए तो एक स्ट्रक्चर यहां लग जाएगा, तो दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा, इसके 5 स्ट्रक्चर आने वाले हैं। अगर कोई इसका क्या कराए, क्लोरिनेशन कराए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर कोई कराए तो इसके 5 प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल आएंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन हमें चाहिए क्या, 2। जरा इसके बारे में सोचिए, 2,2 1 2 3 4 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली अगर इसका भी क्लोरिनेशन कोई कराए सनलाइट के प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो जरा देखिए, एक प्रोडक्ट यहां से, एक प्रोडक्ट यहां से, और इन तीनों मिथाइल में से कहीं से भी लगा दोगे क्लोरीन तो आ जाएगा। तो मतलब 3 प्रोडक्ट इसमें भी आ रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और एक 5। इस केस में 3 1 2 और यहाँ से एक 3, क्योंकि ये तो भैया 4 डिग्री कार्बन, इसके पास कोई एच नहीं है, तो यहाँ हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए बात करते हैं 2,3 डाइमिथाइल। अच्छा, इस केस में जरा सोच के बताइए, ये भैया सिमेट्रिकल है, ये और ये दोनों सेम है, तो यहां से यहां पे Cl लगाओ या पे यहां लगाओ, बात एक ही है, एक प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, यहां पे लगाओ, दूसरा प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, जैसे आपने यहां से बनाया तुरंत यहां नहीं बना सकते, क्योंकि यहां से और यहां से आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, 2,3 का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, और आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने यहां क्लोरिनेशन करा दिया तो यहां भी कराओगे, क्योंकि जैसे ही जो यहां से Cl लगाओगे वही यहां से भी लग के वही स्ट्रक्चर आएगा। सिमिलरली अगर यहां पे ऐसे लगा दिया या हटा के Cl लगा दिया, जो स्ट्रक्चर आएगा वही यहां से भी आएगा। तो भैया इस केस में नजर आ रहा होगा कि एक बार यहां से, एक बार यहां से, तो इस केस में केवल 2 आएगा। अच्छा, हेक्सेन के केस में, मतलब नॉर्मल हेक्सेन के केस में, इसमें भैया अगर आप देखें तो इसमें Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, टोटल 3 स्ट्रक्चर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां फिर से सेम हो जाएगा, तो इस केस में भी 3 स्ट्रक्चर आएंगे। तो भैया आपका कौन सा आंसर आया, थर्ड वाला। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है वो 2 स्ट्रक्चर देगा मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट में। फाइन, IEEE 2005 में पूछा गया था। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन है, और प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पे भी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज इसे नोट कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। फ्लोरोबेंजीन, भैया फ्लोरोबेंजीन क्या बोल रहा, फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। सबसे पहले ये बात बताओ कि फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा। भैया मैंने बोला था कि आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन इजिली नहीं बना सकते,
हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो डाइजोनियम साल्ट से रिएक्शन कराया था, डाइजोनियम साल्ट से रिएक्शन करके हम लोगों ने बनाया था। तो चलिए ऑप्शन के साथ थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में बोला गया है। पहला ऑप्शन पढ़िएगा, बाय हीटिंग फिनॉल विथ HF एंड KF। फिनॉल के साथ OH हटा के F लगा दोगे। भैया ये तो बहुत ही गलत ऑप्शन लिखा है, ये तो बहुत ही गलत ऑप्शन लिखा। दूसरा ऑप्शन, फ्रॉम एनिलीन, याद है आपको, फ्रॉम एनिलीन बाय डाइजोटाइजेशन। बिल्कुल यह बात अभी तक सही बोली गई है कि एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करा दीजिए, फॉलोड बाय हीटिंग विथ डाइजोनियम साल्ट विथ HBF4। ये भैया बहुत ही अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये हम लोगों ने बिल्कुल नोट्स में लिखा है। एक बार मैं बहुत ही तेजी से आपको रिकॉल करा दूं, एनिलीन की रिएक्शन कराना होता था हम लोगों को किससे, NaNO2 प्लस HCl से, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो हम लोग बना देते थे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। और मैंने बोला था इसके साथ HBF4 ले लीजिए या NaBF4 ले लीजिए। एग्जैक्टली नोट्स की बात है भैया, आप जाके लेक्चर देखिए, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहां से आपको फ्लोरोबेंजीन भैया आखिरी में हीट भी करना होता था, एंड N2 एंड BF3 मिल जाता था। याद है आपको, फ्लोरोबेंजीन मिल जाता था। आप जाके लेक्चर्स को अगर आराम से देखा होगा तो वहीं पे सेंडमेयर रिएक्शन का जिक्र किया था। सेंडमेयर रिएक्शन के बाद ब्लांज साइमंस रिएक्शन, याद आया, बेल्ज साइमंस रिएक्शन, मैंने बोला था वहां फ्लोरोबेंजीन बनाते थे। तो यही आपको ऑप्शन मिल गया। बाकी ऑप्शन ऐसे ही लिखे होंगे, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, भैया वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरिनेशन का डायरेक्ट बेंजीन पे फ्लोरिनेशन कराना बहुत डिफिकल्ट। द रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन NaH, अरे ये तो बकवास बोल रहे हैं कि भैया NaF के साथ रिएक्शन करा दे, ब्रोमीन हट के फ्लोरीन लग जाए, बकवास सी बात। तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिल गया होगा जो बिल्कुल सही है। IEEE 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने लेक्चर्स को ढंग से देखा है, आराम से देखा है, सबके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और 1 से 2 बार रिवाइज किया है तो हर क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। फाइन, प्लीज इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा आराम से क्वेश्चन को देखिए, फिर से याद कीजिए, क्या कहीं ऐसा क्वेश्चन, ऐसा रिएक्शन पढ़ा आपने, ऐसा रिएक्शन पढ़ा कभी आपने? बिल्कुल पढ़ा, लोगों की आंखों में चमक नजर आ रहा मुझे। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के साथ एक प्रोडक्ट बना है। पूछ रहा है इसमें द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द अबव रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? तो सबसे पहले भैया इस रिएक्शन का नाम मुझे कोई बताए, इस रिएक्शन का नाम मुझे कोई बताए। याद आ गया होगा फिनॉल के साथ रिएक्शन, रेमर-टीमन रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन याद आया। और मैंने बोला था भैया कि जब भी क्लोरोफॉर्म किसी बेस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहां पे कार्बीन बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। एग्जैक्टली यही ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने वहां पे कराया था आपके क्लासरूम नोट्स में, अगर आप देखिए तो वहां पे आसानी से मिल जाएगा। तो भैया आप केवल डाइक्लोरोकार्बीन ढूंढ के ऑप्शन कर दीजिए। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको इतने ज्यादा किए होते हैं, इतना ज्यादा किए होते हैं कि आ जाए तो सीधे सीधे हो जाता। इससे रिलेटेड मैंने कुछ और वहां पे क्वेश्चन कराया था, आपको लेक्चर नोट्स में मिल जाएगा। फाइन, तो ये 2006 IEEE में पूछा गया था, रेमर-टीमन रिएक्शन के बेस्ड पे सीधा सीधा क्वेश्चन। फाइन, प्लीज नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन प्रिपरेशन के बेस्ड पे है, पुराने रिएक्शन के बेस्ड पे है। एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि एल्किल हैलाइड यहाँ पे भी बनेगा तो फाइनली देखते हैं क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। भैया कौन सा रिएक्शन इसमें है जो प्रोडक्ट में 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन बनाए, सॉरी प्रोपेन बनाएगा। लेट्स चेक इट। चलिए यहाँ पे दिया गया प्रोपीन, तो 1 मोल प्रोपीन, अगर एक मोल HBr, तो सीधे सीधे यहाँ पे मार्कोनी का आप एडिशन करा दीजिए। अगर आपने 1 मोल ऐड कराया तो आपको ये मिल जाएगा। फिर सिमिलरली अगर फिर से आपने इस पे अटैक कराया तो फिर से आप आसानी से अटैक करा दिए माइनस प्लस, तो CH3, C यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br और यह आपका CH3। अरे 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन पहले ही ऑप्शन में आ गया, तो भैया इस केस में पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में समस्या क्या है?
दूसरे वाले में समस्या ये है कि 1,1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे आएगा CH3 CH2 CH Br और यहाँ पे Br। ये क्या, ये भी क्या आएगा, जेमिनल डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड, ठीक है। ये भी जेमिनल ही है, डाइब्रोमाइड, ठीक है। याद है आपको, सेम कार्बन पे सेम हाइड्रोजन जेमिनल उसे पढ़ते थे। लेकिन ये 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन है, ये 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है। अच्छा, इसमें क्या समस्या, इसमें प्रोपेन बनने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 ही कार्बन है इसमें। अगर इसमें 2 ही कार्बन है तो आपको यहाँ पे भी जेम मिलेगा, लेकिन 1,1 डाइब्रोमो एथेन। इस केस में क्या मिलेगा, इसमें भी ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, लेकिन 2,2 नहीं, ओनली 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। तो ये मैंने चारों ऑप्शंस के आपको प्रोडक्ट तो बना दिए, लेकिन आपका सही ऑप्शन क्या है, पहला वाला। फाइन। AAA 2007 में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था। सीधे सीधे आपका ये हाइड्रोकार्बन का है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन आ रहा, तो इसीलिए यहाँ पे पिक कर लिया इसको। प्लीज इसे आप नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन प्लीज, फिर से आप उसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आपने वीडियो लेक्चर देख रखा होगा, क्लासरूम लेक्चर आपने देख रखा होगा, नोट्स बना रखा होगा, तो एग्जैक्टली ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है, सिमिलर क्वेश्चन किया है। जरा पढ़िए क्या बोला गया है। इन द केमिकल रिएक्शन इथाइल एमीन क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, A एंड B बन रहा है एंड 3H2O। क्या पूछा है, द कंपाउंड A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, A और B इसमें क्या होंगे। याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है भैया। अगर आप देखें तो ये 1 डिग्री एमीन के साथ कौन सा रिएक्शन, 1 डिग्री एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म, रीमर टीमन रिएक्शन। बकवास, फिर से बकवास भैया। ये कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन एमीन्स है तो कार्बिल एमीन ना, तो कार्बिल एमीन में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। मैंने बताया था, या इसे कार्बिल एमीन या हॉफमैन कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या, आइसोसाइनाइड इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड कहाँ कहाँ है, इथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पे भी है और कहाँ पे, यहाँ पे भी है। देखा मैंने वहां पे आपको ट्विस्टेड बताया था। क्या इसमें ट्विस्ट होता है, जब आपके साथ बाई प्रोडक्ट भी आ जाता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो यही है इथाइल आइसोसाइनाइड, लेकिन बाई प्रोडक्ट भी पूछा है, कार्बोनेट कहां से बन जाएगा यार, ये सी कहां से आया। तो ये तो कॉमन सेंस है कि कार्बोनेट तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से एक्स्ट्रा सी कहां से आ गया। क्लोरोफॉर्म वाला तो कार्बन चला गया आइसोसाइनाइड में। मैकेनिज्म बताएगा ये कि कैसे हुआ होगा, और मैकेनिज्म देखने के लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म देखना पड़ेगा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो भैया हमने वहां पे बताया था KCl आता है, तो इस हिसाब से आपका आंसर ये आ गया। फाइन। तो एकदम नोट्स से रिलेटेड बातें हैं, बहुत बड़ी डिस्कशन हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म और रीमर टीमन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। फाइन। दोनों रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन और कार्बिल एमीन रिएक्शन, दोनों क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी है और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम में यार कार्बिल एमीन में एमीन आता है, तो ऑब्वियसली एमीन की प्रॉपर्टी होगी वो, ठीक है। नोट कीजिए, फिर अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है इन द केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl 278 केल्विन। तुरंत आपके दिमाग में रिएक्शन याद आ जानी चाहिए। ये रिएक्शन A बन रहा है, A की HbF4, ध्यान दीजिएगा HbF4 से रिएक्शन कराया गया है, B बन रहा है। तो क्या पूछा है, A एंड B। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, जितने लोगों ने लेक्चर्स देखा है उतने लोगों को तुरंत ये रिएक्शन आ रहा है कि भैया ये बेल्ज साइमंस रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन फाइनली बनेगा, फॉलोड थ्रू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। भैया तुरंत आप नोट्स में जाके देखिए, सेंडमेयर रिएक्शन कराने के तुरंत बाद हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा था। फाइन। बार बार वही रिएक्शन रिपीट कर रहा है, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फ्लोरोबेंजीन। तो ये C परफेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल मैं समय देना नहीं चाहूंगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पूरे जो वीडियो में हम लोगों ने 2 रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन कभी नहीं करेंगे। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन दैट इज SN1 SN2 एंड एलिमिनेशन दैट इज E1 E2 एंड E1 CB, क्योंकि इन सब की प्रॉपर डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं सेपरेटली, अलग से वीडियो में। फाइन। तो इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे,
स्पेशल केस होगा तो हम डिस्कस भले कर लेंगे, जैसे ही हम लोगों ने स्पेशल केस डिस्कस किया था। फाइन, तो बात ध्यान रखना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में यहां बात नहीं करेंगे, केवल कुछ खास प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्लीज रीड वेरी केयरफुली। इन द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, एनिलीन रिएक्ट कर रहा है NaNO2HCl 278 केल्विन, A बन रहा है, फिर उसकी रिएक्शन CuCN से कर रहा है, B बन रहा है। अगेन एंड अगेन आस्क सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन इन योर एग्जाम। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो IEEE 2010 में आया था, एग्जैक्टली वो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ही रिएक्शन था। अगर आपको याद हो तो क्या बना था, फ्लोरोबेंजीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बना था। तो यार अगेन एंड अगेन सिमिलर क्वेश्चन आस्क, बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप देखें तो डाइजोनियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। और मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ यार कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भैया इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता ही नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आपको ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न हो कि एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के साथ क्या बनता है। ठीक है, मैंने वहां पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था, काफ़ी बच्चों ने सीधे सीधे आंसर कर भी दिया होगा। फाइन, तो चलिए अब मुझे बताइए एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ क्या बनने वाला है, ऑब्वियसली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आई होप कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप बना पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से A अब हटा दूं और A को हटा के मैं सीधे क्या बनाऊं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दूं। फाइन, क्या बना दूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर आगे क्या है भैया, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को परेशानी होगी। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सेंड मेयर्स रिएक्शन। भैया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साथ में साइनोबेंजीन बनाने को ही हम लोग क्या बोलते थे, सेंड मेयर रिएक्शन बोलते थे। तो यानी बी आपका क्या आ जाएगा, साइनोबेंजीन, ठीक है, प्लस N2। ठीक है, साइनोबेंजीन। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं और तेजी से पिक करते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल पहला ऑप्शन फ्लोरोबेंजीन। कितना बकवास ऑप्शन लिखा है यार, कहां से फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा जब कहीं पे फ्लोरीन नजर ही नहीं आ रहा। फ्लोरोबेंजीन एंड फिनॉल, यार बकवास ऑप्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये तो हमारे मतलब का है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही तो बनाया, ये ए था, ये बी था। ठीक है, तो और किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली आगे बढ़ जाएंगे। बेंजोनाइट्राइल, यार ये क्या होता है, बेंजोनाइट्राइल। भैया इसी को साइनोबेंजीन पढ़े, इसी को बेंजोनाइट्राइल पढ़े, इसी को बेंजीन कार्बोनाइट्राइल पढ़े, बहुत सारे नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इसका क्या होता था, IUPAC नाम। तो बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन था। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, हाँ थोड़ा सा मंद बुद्धि लोग ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे NO2 है, सर हो सकता लग जाए। ठीक है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट की खास बात यही होती है कि अगर एक बार उन्हें रिएक्शन समझ में आ गया, उसके की पॉइंट पकड़ में आ गए, तो बहुत ही आसान हो जाता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज नोट डाउन, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। जैसे आप इसे पढ़ेंगे तुरंत आपको सही ऑप्शन आपकी आंखों में तुरंत चमक के नजर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि DDT के बारे में बात किया। क्या बोला है, व्हाट इज DDT। भैया DDT की प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टी दोनों के बारे में हम लोगों ने लर्न कर रखा क्लास में। तो आई एम डैम श्योर कि आपको DDT से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रीड वेरी केयरफुली। DDT क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं भैया, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई डोंट माइंड की इस समय ज्यादा इस पे स्ट्रेस देने की जरूरत है। वी हैव टू बी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, फर्टिलाइजर, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नहीं भैया। अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे पॉइंट करके लिखवाया था, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मैंने वहां पे नहीं लिखवाया था, लेकिन बताया था ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया आज के टाइम में। फाइन, तो दिस इज द वेरी फॉर्चुनेट करेक्ट ऑप्शन। IEEE 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था DDT के जस्ट स्टेटमेंट बेस्ड। और जैसे कि पुराने क्वेश्चंस में हम लोगों ने DDT की प्रिपरेशन के बारे में बात कर ही लिया है फाइनली, तो प्लीज नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है फिर से।
हाइलोफॉर्म यानी आइडोफॉर्म के बारे में बात किया है, और आई होप कि आपको आइडोफॉर्म से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। क्या बोल रहा है, जरा लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है इसमें। बोल रहा है आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर ऑल एक्सेप्ट बोल रहा है आइडोफॉर्म सबसे प्रिपेयर कर सकते हैं किसी को छोड़कर। सारे ऑप्शंस में इस समय आपको सोल्यूशन के लिए एक ही काम करना होगा, यू हैव टू बी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग गिवन आयुपैक नेम, इथाइल मिथाइल कीटोन। देन व्हाट इज इथाइल मिथाइल कीटोन? ओके, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल एंड कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, ये तो पहला ऑप्शन था, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में क्या बोला गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल में आप मेक श्योर कि अब आपको आइसोप्रोपिल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोथ आर सिमिलर। थर्ड, 3-methyl-2-butanone, draw 3-methyl-2-butanone, something like that, something like this, okay। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो का मतलब फिर से यही आएगा, लेकिन इसमें 4 कार्बन है इंटायर मॉलिक्यूल में, तो ये तो आपका आइसो आ गया, ब्यूटाइल की बेस 4 कार्बन एंड दिस इज ओके। तो आपके पास ये 4 स्ट्रक्चर आ गए जो आपके 4 ऑप्शन में उसके आयुपैक नेम दिए गए थे। यू हैव टू बी दी सेलेक्ट द कंपाउंड विच इज नॉट शो आइडोफॉर्म, मतलब जो आइडोफॉर्म प्रिपेयर ना करता हो, आइडोफॉर्म ना बनाता हो। तो हमें मैजिकल ग्रुप देखना होता है। अगर आप देखें तो ये आपके पास मैजिकल ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस मैजिकल ग्रुप को देखें तो यही हम लोग हमेशा देखते हैं। इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये आपका जी हो जाएगा, फाइन। और इसमें इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया था, यहाँ पे भी आपको ये मैजिकल ग्रुप दिख जाएगा, इसे आप जी कंसीडर कर लेंगे, फाइन। इसमें भी आपको वही मैजिकल ग्रुप दिख जाएगा। जब जब ये मैजिकल ग्रुप हमें किसी कंपाउंड में नजर आ जाता है तो हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि वो हेलो फॉर्म प्रिपेयर करेगा। लास्ट ऑप्शन में देखिए क्या किसी तरीके से आपका जो GCHOHCH3 नजर आता था या GCOCH3 नजर आता था, क्योंकि ये अल्कोहल है। और यार कुछ पॉइंट मैंने डायरेक्टली आपको लिखा दिया था, 5 की पॉइंट्स फॉर हेलो फॉर्म रिएक्शन। 1 डिग्री अल्कोहल, तो भैया ये 1 डिग्री है लेकिन एथेनॉल नहीं है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यही हेलो फॉर्म नहीं देगा। तो दिस विल बी द परफेक्टली ऑलराइट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फाइन। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, फाइन। प्लीज नोट डाउन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जरा पढ़िए क्या बोला गया है। बोला गया है एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ, गाइस इसको देखिए, लुकास रिएजेंट। आपको इस नाम के साथ तुरंत आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए कि वे लुकास रिएजेंट क्या था। टू डिटरमाइन वेदर द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी which alcohol react fastest and by which mechanism। बोल रहा है कि कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करेगा लुकास रिएजेंट के साथ और कौन से मैकेनिज्म के साथ करेगा। इस बार दोनों बातें पूछी है। तो जितने भी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को पहला लेक्चर ना, दूसरे लेक्चर की बात मैं करूं, ठीक दूसरे लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल पहली ही प्रिपरेशन थी, पहली प्रिपरेशन थी। मैंने वहां पे बताया था कि भैया अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो स्ट्रिक्टली बहुत ही तेजी से रिएक्शन कर जाता है लुकास रिएजेंट के साथ। अब भैया लुकास रिएजेंट क्या है ये कोई मत पूछ लेना। कंसंट्रेट Cl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या पढ़ते हैं, लुकास रिएजेंट पढ़ते हैं। तो भैया वहां पे हमने एकदम स्ट्रिक्टली आपको बताया था, क्या बताया था कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, क्या 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो Zn कंसंट्रेट HCl के साथ, इवन वहां पे अगर जो हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 लेते थे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही फास्ट रिएक्शन बन जाता है, फास्ट कंपाउंड देता है एल्किल हैलाइड, और जो टर्बिडिटी आती है वो बहुत फास्ट आता है, ये फास्ट बहुत टर्बिडिटी फास्ट आता है, फाइन। और एक बात यहाँ पे मैंने बताया था SN1 मैकेनिज्म होता है, क्लियरली मैंने वहां पे बताया था SN1 मैकेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि भैया इसके साथ कंसंट्रेट HCl ही केवल ले लीजिए तो काम बन जाता है। ये कार्बोकैटायन यहां पे बनता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये फाइनली रिएक्शन करके जो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बनाता है उसी का व्हाइट फ्यूम्स इमीडिएट अपीयरेंस आता है। फाइन, तो ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, क्या 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये सारी बातें बहुत ही बेटर है। फाइन, अच्छा सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी मैंने वहां पे कुछ कंक्लूजन बताया था। मैंने बताया था सेकेंडरी भी SN1 के साथ चले जाइए, लेकिन सेकेंडरी में कभी कभी यार लोचा हो जाता है। अगर आपके फंडे स्ट्रांग है तो आपके पास डाउट नहीं होगा, अदरवाइज सेकेंडरी के साथ कभी ब्रांचेज हो जाए, कभी ब्रांच ना हो, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन होता है। बट 3 डिग्री के केस में कोई वेरिएशन नहीं होता है भैया, एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। टर्शरी अल्कोहल कंप्लीट थ्रू SN1 मैकेनिज्म। ओके, तो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस जेईई मेंस 2013। फाइन, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है। द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन विथ सिल्वर पाउडर। आई होप कि आप लोग अब अवेयर होंगे सिल्वर पाउडर की रिएक्शन। ट्राई हेलोजिनेटेड कंपाउंड कहाँ पढ़ा था, किसी के दिमाग में आया? सिल्वर पाउडर, सिल्वर डस्ट के साथ रिएक्शन कभी हम लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा है, बिल्कुल। हैलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन पे अगर आप जाइए तो शायद आखिरी रिएक्शन यही थी, शायद आखिरी रिएक्शन यही था। मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो मैंने बोला था भैया कि अगर कोई, जैसे हमने आयोडोफॉर्म लिया था, आयोडोफॉर्म के साथ मैंने बोला था कि अगर सिल्वर के साथ, ठीक है, 6 Ag हम लोग वहां पे लेते थे, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करा दें तो वहां पे एसिटिलीन बन जाता था। मैंने वहां पे एग्जैक्टली सीधे यही रिएक्शन हमने लिख दिया था, NC6AgI, ठीक है। ये क्या था? आयोडोफॉर्म था। लेकिन ये बातें जनरल भी बोली जा सकती थी, जैसे कि अगर मैं बोल दूं CHX3, इसके साथ कोई सिल्वर रिएक्ट कर जाए, सिल्वर पाउडर के साथ इसको हीट कर दिया जाए, तो कोई भी हेलोफॉर्म हो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, आयोडोफॉर्म, तो उसके साथ सबके सब सेम पैटर्न में रिएक्शन करते हैं और 6AgX बनाते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, अगर मैं बोलूं ये है ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन, है कि नहीं? अच्छा, ट्राई हेलोजिनेटेड अगर ये मीथेन है तो ट्राई हेलोजिनेटेड कोई भी एल्केन हो, क्या ट्राई हेलोजिनेटेड कोई भी एल्केन हो सिमिलर पैटर्न में रिएक्शन करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्राइक्लोरोएथेन, एथेन का मतलब 2 कार्बन CCl3, क्या यही हो गया 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। अच्छा, इसकी रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं 6Ag के साथ, 6Ag पाउडर के साथ हीट कर रहे हैं, तो जरा देखिए इसमें फर्क क्या है। जहां पे H है उसी की जगह पे क्या आ गया है, CS3। अगर आप देखिए मैं इस CS3 को हटा के एक H कर दूं तो क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे जहां H है वहां क्या आ जाएगा, CS3। फाइन, यहाँ पे भी क्या, CS3 एंड 6AgCl। तो अगर आप देखें तो इस केस में क्या आ जाएगा, 2-ब्यूटाइन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म की सबसे आखिरी रिएक्शन यही थी, ठीक है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2-ब्यूटाइन परफेक्टली ऑलराइट। जेईई मेंस 2014 में ये पूछा गया था। तो आप देखिए कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सीधे सीधे आपके नोट्स से रिलेटेड, आपकी मेमोरी से रिलेटेड, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। लेकिन फिर वही है, जब तक आप असाइनमेंट और नोट्स पे कमांड नहीं कर लेंगे तब तक ये सब बातें कहीं ना कहीं आपको ट्रबल करेंगे। फाइन, प्लीज नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या बोला गया है। ऑन हीटिंग एन एलिफैटिक प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म। मैं चाहता हूं अपने आप पहले से सोच लीजिए, आंसर तक पहुंच जाइए, देखते हैं कितने लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करता है। लैंग्वेज को यार पढ़ के अंडरस्टैंड करना ये भी अपने आप की एक कला है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कुछ लोगों के दिमाग में अच्छे से स्ट्राइक करता है, लेकिन लैंग्वेज उन्हें ट्रबल करता है। तो मेक श्योर कि आपको लैंग्वेज में अच्छे से कमांड होनी चाहिए। सर जो इन्होंने बोला है, अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट करें, क्या
बोला गया इन्होंने एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, ठीक है, मैं एलिफेटिक प्राइमरी एमीन को RNH2 लिख दूं, चलेगा। रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथेनोलिक, एथेनोलिक मतलब एल्कोहलिक, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया गया है और प्रोडक्ट पूछा है। जरा इस रिएक्शन को देखिए और इस रिएक्शन को देख के बताइए क्या कोई भी रिएक्शन याद आता आपको? इस रिएक्शन को देख के कोई रिएक्शन याद आता? प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH, याद आया भैया? कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन को आप कैसे भूल सकते हैं, जिसे हॉफमैन कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट मैंने बोला था। क्या बन जाएगा? अच्छे स्टूडेंट ने तुरंत इसको आंसर कर लिया होगा, ठीक है। वहां पे एकदम बैलेंस हम लोगों ने लिखा था। मैंने ये भी बोला था कि भैया इसके मोलर रेशियो को भी आप याद रखेंगे, 1:3 के मोलर रेशियो में रिएक्ट करता है। ये क्या बन गया? एल्किल आइसोसाइनाइड। खिलवाड़ हो जाता है आपके दिमाग के साथ। एल्किल आइसोसाइनेट भी एक कंपाउंड होता है। क्या? आइसोसाइनेट। ये क्या? आइसोसाइनाइड। दोनों में डिफरेंस बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। RNCO होता है आइसोसाइनाइड, सॉरी आइसोसाइनेट। मैं वो आगे बात करूंगा उसके बारे में, वो भी एक इंटरमीडिएट होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आई होप मिल गया होगा, एन एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये परफेक्टली ऑलराइट, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जेईई में 2014 में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है यार, सीधे सीधे। लेकिन अब आपको ये अंग्रेजी पढ़ने के बाद अगर ये याद आए तो ना, तो ये कब याद आएगा? जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार आपके दिमाग में आएगा, रिएक्शंस को बार बार लिखते रहोगे। प्लीज नोट कीजिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्लीज इसे जैसे आप आराम से पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ गया कि सर ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या? द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। एल्किल फ्लोराइड बनाने की अच्छी मेथड कौन सी है, ये बोला गया। जरा पढ़िए, 4 ऑप्शन है, क्या बोला गया? फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन। क्या हम लोग फ्लोरिनेशन का रेडिकल से बनाते हैं क्या? भैया ये बहुत ही बकवास। मैंने बोला था डर डर के रिएक्शन करता है फ्लोरीन, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लोसिव बनने के चांसेस होते हैं, एक्सप्लोड करने के चांसेस होते हैं, इसीलिए फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं कराते फ्लोरीन के साथ। सेंडमेयर रिएक्शन, हाँ ये तो होता है, लेकिन ये नहीं होता। सेंडमेयर रिएक्शन जो होता है ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन का प्रोडक्ट होता है, एल्किल फ्लोराइड का नहीं होता। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या कहता है? भैया फिंकेल्स्टीन रिएक्शन अच्छी मेथड है, एल्किल फ्लोराइड नहीं, एल्किल आयोडाइड की, जिसे हम लोग हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अब भैया यही हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 नहीं हुए तो चौथा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन याद है आपको? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के साथ हम लोग मेटालिक फ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ DMF, ठीक है। तो क्या बन जाता है? एल्किल फ्लोराइड बन जाता है। बहुत ही अच्छी मेथड है, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपको पता है फिर हो जाएगा, अदरवाइज आप सर के बल खड़े हो जाइए, आपसे नहीं होगा अगर आपको पता नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भैया आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, इसके लिए बार बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लिख लिख के ऑर्गेनिक रिएक्शन पे कमांड बनाइए। फाइन, प्लीज इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है, पैराटॉलुइडिन इसका नाम होता है। फिलहाल यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, लेकिन इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो पैराटॉलुइडिन इसका नाम होता है, लिख लीजिए। फिर से बार बार भैया बार बार वही रिएक्शन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार वही रिएक्शन। अब तो ये आदत सी बन गई होगी, याद भी हो गया होगा, अब गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। NaNO2HCl 273 से 278 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बनेगा भैया? अगर इसको छुपा लो तो कुछ नजर आए, एनिलीन। अरे ठीक है, एनिलीन हमें है, एनिलीन का डेरिवेटिव भी है, तब भी चलेगा। समझ रहे हैं आप? क्या हो जाएगा? डाइजोनियम बन जाएगा। इतना तो अब आप दिमाग में आ ही गया होगा यार कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? डाइजोनियम बन जाएगा। क्या मैं यहीं पे बनाना शुरू कर दूं? चलिए यहीं पे मैं सुधार के बनाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि अब तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा क्या होने वाला है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? N2Cl बन जाएगा।
अरे CH3 में कोई चेंज आएगा? अरे नहीं, CH3 ऐसे बना रहेगा। CuCN सेंडमेयर रिएक्शन, भैया बार बार वही रिएक्शन पूछा गया एग्जाम में, बार बार पूछा गया है। यानी यहाँ पे E क्या बन जाएगा? उसी जगह पे डाइजोनियम को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? CN। और यही E आपसे पूछा था, ठीक है। ये आपका क्या था? D, और ये आपका क्या है? E। जरा चेक कर लीजिए अपने आप आंसर। कितना आसान से क्वेश्चन आपके आते हैं अगर आपके फंडे क्लियर है तो। बहुत ही, मैंने बोला था ना कि ऑर्गेनिक भैया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर होता है अगर आपके फंडे क्लियर है। जेईई मेंस 2015 में। फाइन, प्लीज नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज। बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया, इसका प्रोडक्ट पूछा है। इस बार यार जो गिवन सिनेरियो है इसमें एक पाथ भी दिया गया है, और इस पाथ में अगर आप देखिए दो रिएक्शन सीक्वेंस हैं, एक NBS के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में NBS से रिएक्शन, एक पोटेशियम क्रोमेट के साथ, एक साल्ट के साथ वाटर दिया गया है। अब ये सीक्वेंस क्या है इसे थोड़ा सा समझना होगा, और मल्टीपल रिएक्शंस को इन्वॉल्व करके यार पूछने का फैशन भी आजकल है, तो आपको ऐसी आदत डालनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इस तरह की आदत आप बनाइए। चलिए एक एक करके हम लोग डील करते हैं। फाइन, एक एक करके डील करते हैं। अगर आपको ट्राई करना हो तो यार ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एफर्ट आप ही को लगाना होता है फाइनली, फिर आप अपने आप चेक कीजिए गलती आपसे कहाँ हो पा रही थी। फाइन, तो पहले तो आपको क्या सोचना है? NBS के बारे में सोचना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली रिएक्शन जो हुई है किससे हुई है? NBS से हुई है, ठीक है। और NBS भैया हमने आपको पढ़ा रखा है। NBS क्या होता है? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है। ब्रोमिनेशन, एलाइलिक और बेंजाइलिक। जरा देखिए इसे में बेंजाइलिक तो नहीं लेकिन एलाइलिक तो है। एलाइलिक पे मैं अगर बोलूं तो एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, दो पोजीशन है एलाइलिक, ठीक है। अच्छा, क्या दोनों जगह हो जाएगा? मैंने बताया था भैया कि ब्रोमीन के ट्रेसेस होते हैं एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड में। NBS का फुल फॉर्म एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। इसमें ब्रोमीन के ट्रेसेस होते हैं जो रेडिकली जुड़ते हैं, एक ही बार इसका सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ सारे एलाइलिक पोजीशन पे लग जाएगा। फाइन, अच्छा अब आप एक बात बताइए कि तो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो कहां पर रेडिकल आपका स्टेबल आएगा? इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे? तो अगर आप देखें, मैं यहीं पे चेक करके बता रहा हूं, मेरे पास भैया ज्यादा एक्सपेंड करने का समय नहीं होता। यहां पे अगर रेडिकल बनाएंगे और यहां पे, अच्छा बताइए ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या ये? अच्छा, ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे क्या है? एक हाइपर कंजुगेशन मिल जाएगा इस रेडिकल के पास। फाइन, इस रेडिकल को देखिए रेजोनेंस है प्लस दो हाइपर कंजुगेशन है, तो ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो भैया जब ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये वाला रेडिकल, तो ये बनेगा ही नहीं। तो मतलब ये एलाइलिक पोजीशन बेकार हो गई। आपके पास एक ही एलाइलिक पोजीशन है जो हम लोगों ने चेक कर लिया है, ऐसे इसी पे ब्रोमिनेशन होगा। तो इसी पे अगर ब्रोमिनेशन होगा, अच्छा एक बात बताइए, इसी पे ब्रोमिनेशन मैंने करा दिया, जो ये है अगर मैं पाई बॉन्ड को यहां लाके रेडिकल यही बना दूं, क्या यही चीजें हैं? भैया कंफ्यूज नहीं होना यार। देखता हूं कि अगर रेडिकल इधर उधर चला गया तो आप को ऐसा आके फाड़ के देखते हो जैसे आपकी कोई किडनी मांग ले यार। आप खुश हो, ये सही है। आप भैया जो पहले बना तो वो भी यही था, ठीक है, चलो जो भी आपकी मर्जी। यानी ये अभी आपने पहला जो रिएक्शन सीक्वेंस था ये आपने कर दिया। K2CO3 के साथ वाटर, एक साल्ट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन तो आपको पता होगी। K2CO3 के साथ अगर H2O रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाता है? KOH बन जाता है प्लस H2CO3 बन जाता है, और फर्दर H2CO3 H2O और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। यानी ये आपका बेस बन गया यार, KOH स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। और यहाँ पे अगर अब यानी रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होगा भैया? KOH होगा रिएक्टिंग स्पीसीज। क्यों? क्योंकि साल्ट को यार वाटर में डुबा के रखोगे तो वो फाइनली बेस प्रोड्यूस करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो KOH इसके साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, KOH इसके साथ रिएक्शन करेगा, दो पॉसिबिलिटी, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन जैसी हरकत कहीं नजर नहीं आ रही है। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, Br को हटाए और क्या लग जाए यहाँ पे, ये इस पे अटैक करे, यहाँ से ब्रोमीन हट जाए, यानी इस केस पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए।
और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आएगा वो ये आपका बन जाएगा। जरा चेक कर लो अब आपका एक्स कोई मैच कर रहा है भैया, देख लेना आराम से यार। ये तो बकवास समझ में आ रहा है भैया, मुझे ये नजर आ गया ऑप्शन, क्या आपको भी नजर आ गया? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH। अब ऐसा मत करना सर इधर तो OH है इधर नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति कुछ भी कह सकती है। फाइन, लेकिन फॉर जोक सपाट सारी बातें खत्म। आई होप जस्ट कि आपको चीजें बहुत स्पष्ट समझ में आ रही होंगी, NBS का फंक्शन और इसका फंक्शन। फाइन, तो ये मल्टीपल कंसेप्ट यूज करके सब्स्टिट्यूशन और NBS का फंक्शन आपसे यूज कराया। अच्छा क्वेश्चन था JEE मेंस 2016 में। फाइन, प्लीज नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे फिर से क्या बोला गया, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक रिएक्शन दिया गया, इसमें उसका मेजर प्रोडक्ट पूछा गया। फिर से अगर आप देखें इसमें तो क्या दिया गया है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको देखते ही हमें क्या समझ में आता, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो आई होप कि अब आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, चीजें आपको बहुत ही स्पष्ट समझ में आती हैं। अच्छा बात बताइए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा इजिली सब्स्टिट्यूट होता है? अब तो भैया ये तो बात बार बार हो गई है, तो आपको श्योर पता होगा कि हम 3 डिग्री हाइड्रोजन को इजीली सब्स्टिट्यूट करते थे, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे एक एलाइल पोजीशन भी है। अब अगर ये वाला H आप देखें तो ये क्या है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। क्या है ये? 3 डिग्री हाइड्रोजन है, और यही हाइड्रोजन इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना इससे ज्यादा स्टेबल रेडिकल आपको जनरेट नहीं होगा। फाइन, इससे ज्यादा स्टेबल रेडिकल आपको जनरेट नहीं होगा। इसे क्या पढ़ेंगे, 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल। 3 डिग्री एलाइलिक रेडिकल, फाइन, मोस्ट स्टेबल रेडिकल जनरेट होगा। तो इस केस में जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो इसी के साथ जुड़ेगा और आपको फाइनली मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। बहुत ही चीप क्वेश्चन आया था, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन था एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेक श्योर कि आपको इसमें कोई समस्या ना हो। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज परफेक्टली ऑलराइट। जेईई मेंस ऑनलाइन सेशन में 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फाइन, बहुत ही आसान, बहुत ही चीप क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फाइन, प्लीज नोट कीजिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। फिर से अगर देखें क्या बोला गया है, C6H5Cl प्रिपेयर बाय एनिलीन विथ। अभी तक यार जितने हम लोग प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बातें हम लोग कर रहे थे, प्रॉपर्टी के रेफरेंस में जितनी बातें कर रहे थे, उससे रिजम्बल खाता हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है। क्या बोला गया है? बोला गया है, अगर आप इसे देखें क्या बोला, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनिलीन। तो फर्स्ट यू हैव टू बी कन्वर्ट ए पाथवे ऑफ रिएक्शन, क्योंकि लैंग्वेज कभी कभी उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना रिएक्शन पाथ होता है, क्योंकि आपको देखने की आदत कहाँ है, रिएक्शन को देखने की आदत है। बोला गया एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl मींस क्लोरोबेंजीन, ये आपको बनाया गया है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब क्या बोला गया कि यहां से यहां तक कन्वर्ट करने के लिए मतलब ज्यादा सुटेबल प्रोसेस क्या है, ये अपना मोटिव है। बोला गया पहला ऑप्शन HCl। क्या HCl ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे ये आ जाए? तो बहुत ही बकवास ऑप्शन लिखा गया है, आपको देख के नजर आ रहा होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन के साल्ट बनाएगा, बिल्कुल ये नहीं बनाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया है, जब भी हेलोएरीन्स के बारे में बात करें, जब हम लोग हेलोएरीन्स से रिलेटेड बातें सोचें, तब तक हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिमाग में आता है, क्या? सेंडमेयर रिएक्शन। तो एक्चुअली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन हमें तो तुरंत एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया HCl के साथ ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं होता एनिलीन का, हमें पता है एक्चुअली क्या होता है। लेकिन ऑप्शन देख लें, ये क्यूप्रस क्लोराइड दिया गया है, Cu2Cl2, नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड नहीं अप्लाई कर सकते एनिलीन के साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या बोला गया है? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये लुईस एसिड के साथ हाइलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये लुईस एसिड है, ये बेस है, लुईस एसिड एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनाएगा। तो फाइनली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये भी गलत है।
अगर आप फोर्थ ऑप्शन पे फोकस करें तो सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सारी पढ़ी हुई है, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो आई होप कि कोई क्लियरिटी इसमें आपको डाउट नहीं होगा कि ये ऐसा ना हो। जितने स्टूडेंट देख रहे हो तुरंत ये ऑप्शन पे आया होगा, यार ये HNO2 क्या बोला गया है? HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ? पहले बोला इन्होंने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओ, फिर बोला क्यूप्रस क्लोराइड के साथ Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। अब आपको तुरंत नजर आ गया होगा कि पहले डाइएजोटाइजेशन किया गया है, एनिलीन को कन्वर्ट किया गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, फिर उसका सेंडमेयर रिएक्शन कराया गया। तो आई होप कि प्रोबेबली लोगों का आंसर यहाँ पे आ चुका होगा। लास्ट ऑप्शन इसका परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये बहुत पुराने समय में जेईई में आया था, जे एडवांस 1984 में, लेकिन ये पुराना है। लेकिन अब जितने क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया, अगर आपने नोटिस किया हो 5-6 बार सेंडमेयर रिएक्शन का जिक्र हुआ। तो मैंने वहां भी बताया था कि ये नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज नोट वेरी केयरफुली, देन वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं, जैसे आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि फाइनली यार एग्जाम में हमेशा बोलता रहो तो करना आप ही को। यहाँ पे मैं ही बोल देता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ, मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है और आपको सुन के सबको अच्छे समझ भी आ जाता है। तो सबसे पहले अपने आप ट्राई करना होता है, फिर आप फाइनली उसे वापस आके देखें कि क्या आपसे गलती हुई या आपसे क्या सही हुआ। ओके, आई होप काफी लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए ट्राई करते हैं क्या बोला गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म। फिर से भैया क्या आया? आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन। बार बार रिएक्शन आ रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन अभी तक आईआईटी में आ चुके हैं। और लास्ट टाइम में कराने का पर्पज यही है यार कि आपको समझ में आए कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है। तो आयोडोफॉर्म कौन प्रिपेयर नहीं करेगा इस बार पूछा है। तो बहुत तेजी से आपको फिर से ऑप्शन ही चेक करना होता है इस केस में। सबसे पहला एसीटोन। जितने अच्छे स्टूडेंट हैं वो देखते ही तुरंत जज करके बता देंगे कि एसीटोन अपना आयोडोफॉर्म प्रिपेयर करेगा। ये तो पहला ऑप्शन अपना आंसर नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन जरा पढ़िए, एथेनॉल। यही एक इकलौता 1 डिग्री अल्कोहल है एथेनॉल जो आयोडोफॉर्म प्रिपेयर करता, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। व्हाट अबाउट सी, डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल कीटोन का क्या मतलब है यार? स्ट्रक्चर ड्रा करना नहीं है तो फिर सब बेकार है। मैं शुरू से बोलता रहता हूँ स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, और क्या फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। तो डाई इथाइल कीटोन। और लास्ट ऑप्शन क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होगा? आइसोप्रोपिल ग्रुप आप जानते हो, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है अल्कोहल यानी OH। इसको अगर हम लोग जैसा हम देखना पसंद करते हैं, जैसा हम लोगों ने क्लासेस में किया है, अगर उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो जरा आप चेक करिए। तो पहला वाला ऑप्शन में भैया तो ये मैजिकल ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा जो हम हेलो फॉर्म में ढूंढते हैं, यानी अगर हम इसमें इसको G कंसीडर कर लें तो ये ग्रुप हो जाए। भैया 1 डिग्री अल्कोहल में एथेनॉल इकलौता अल्कोहल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करता। फाइन, तो ये भी अपना आंसर नहीं। डाइथाइल कीटोन यार अगर आप देखें तो बिल्कुल कहीं से ऐसा नजर नहीं आ रहा जैसा हम स्ट्रक्चर ढूंढना पसंद करते हैं हेलोफॉर्म की केसेस में। तो यही ऐसा ऑप्शन है जो हेलोफॉर्म प्रिपेयर नहीं करेगा, यानी आयोडोफॉर्म प्रिपेयर नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। फाइन, ये भी बहुत ही पुराने टाइम में आईआईटी में आया था, तो एज यूजुअल। फाइन, प्लीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए, देखिए क्या बोला गया है। Which of the following is an organometallic compound? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यार मैंने जिक्र किया है जब मैं बता रहा था रिएक्शन विथ मेटल। एल्किल हैलाइड की जब प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने बताया था रिएक्शन विथ मेटल, वहां पे मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बताया था। मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उससे जरा चारों ऑप्शन को केयरफुली पढ़ें, उसके बाद खुद आंसर करें। मुझे पक्का यकीन है इसमें काफी लोगों से गलत होने वाला। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन लगता है और ये एक्चुअली ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में है। इनऑर्गेनिक में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप चैप्टर पढ़े हो वहां पे भी ऑर्गेनोमेटेलिक शब्द आएगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनोमेटेलिक अलग है, इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनोमेटेलिक अलग है। फाइन, तो
जैसा कि लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, अपने हिसाब से आंसर भी सुटेबल उसमें उन्होंने बता दिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या आंसर आया। सबसे कठिन क्या लगता है इसमें पता है? जो ये नाम दिए गए हैं, पहले तो आपको ये दिए गए नाम के स्ट्रक्चर पता हो, और उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद आपको ऑर्गेनोमेटेलिक का एक्चुअली मीनिंग पता हो, फिर आप सही आंसर के पास जा पाओगे। लिथियम मेथॉक्साइड, मैं इसके बगल में इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मेथॉक्साइड का मतलब समझ में आता है CH3O- और उसके साथ क्या है Li+। तो ये आपका क्या हो गया? लिथियम मेथॉक्साइड। लिथियम एसीटेट, ओके, एसीटेट को भी आप जानते होंगे CH3COO- विथ Li+, क्या हो गया? लिथियम एसीटेट। व्हाट नेक्स्ट? लिथियम डाइमिथाइल एमाइड। ये सबसे मुश्किल काम लोगों के लिए रहा होगा स्ट्रक्चर बनाना। तो डाइमिथाइल, अच्छा यार बेसिक से हमने हमेशा आपको सोचना सिखाया है। एमाइड को आप देखिए, एमाइड क्या होता है? NH2। किसी ने ये सोचा भैया कि एमाइड क्या होता है? NH2-। इससे क्या लगा है? डाइमिथाइल। तो ये दोनों के दोनों ये छटा के दो क्या लगा दो? मिथाइल लगा दो। तो ये डाइमिथाइल एमाइड हो गया। अब आपका बचा लिथियम Li+ को उसके साथ इंटरेक्ट करा दो, तो ये आपका क्या आ गया? डाइमिथाइल लिथियम एमाइड। ठीक है, लास्ट क्या आया? मिथाइल लिथियम, यानी CH3Li, ये आ गया। चारों स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अच्छा, किसी को लग रहा है कि सर अब तो मैं पक्का बता दूंगा, आपने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, तो भैया अभी भी आप बता दो। बता दिया। चलिए अब बात करते हैं। तो अब मैंने जब आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताया था, तो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया ऑर्गेनोमेटेलिक का क्या सेंस है। मैंने वहां बताया था कंपाउंड इन व्हिच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल। क्या? कंपाउंड इन व्हिच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल। ये एक लाइन जो है सारे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड जो भी है सबको खत्म कर देगा। जरा उस लाइन को रिपीट करते हुए अपना आंसर ढूंढिए। द कंपाउंड इन व्हिच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल। पहला ऑप्शन देखिए, क्या यहां पे मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है? नहीं, ये तो यार आयनिक बॉन्ड है, पोलराइजेशन की वजह से आसपास है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हुआ। सिमिलरली दूसरा भी ऑप्शन खत्म होता नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहां भी पोलराइजेशन है आयनिक बॉन्ड की वजह से, यहां भी पोलराइजेशन आयनिक बॉन्ड। भैया यहां पे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मिथाइल के कार्बन से लिथियम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए इस केस में लास्ट आपका ऑप्शन है। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन में समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और परेशानी यार आसान बात की है। कठिन तो सब लोग पढ़ते रहते हैं, सबसे हो जाता है, लेकिन जब आसान नहीं होता ना तो फिर सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे आपने शायद सोल्यूशन में लिख भी लिया होगा कि जो कंपाउंड डायरेक्टली कार्बन से जुड़े हो मेटल, वो दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ज्यादा फेमस जो है ये तो उतना फेमस नहीं है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा परेशानी थी। ज्यादा फेमस मैंने वहां पे क्या बताया था? ग्रिग्नार्ड रीजन बताया था यार। ग्रिग्नार्ड रीजन मैंने वहां पे स्टोरी बताई थी ग्रिग्नार्ड साहब की, कि इकलौते साइंटिस्ट ने जिन्होंने डिग्री मैथमेटिक्स में की लेकिन रिसर्च अपनी क्या की? केमिस्ट्री में थी। तो वहां पे हमने इनकी स्टोरी इसलिए बताई थी ताकि स्टोरी के साथ इनका नाम आपको थोड़ा सा ज्यादा याद रहे। ग्रिग्नार्ड रीजन का मतलब क्या? RMgX। अब यहां पे अगर आप देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में R जो है डायरेक्टली मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये याद आपको फ्रिंकलैंड रिएक्शन मैंने बताया था, वहां पे क्या बताया था? R2 के साथ Z, ये जिंक, आर्गेनो जिंक, ये भी, और क्या? ठीक है, और ये लिथियम के साथ तो आप जान ही रहे हो। ठीक है, इस तरह से कॉपर के साथ ये भी एक होता है यार, क्यूप्रिक रिएजेंट, आपको मैंने कहां बताया था? कोरे हाउस सिंथेसिस में, R2Cu। ठीक है, ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ज्यादा फेमिलियर जो है कम से कम वो आपको पता होना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द वेरी फेमिलियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फाइन, तो ये तीनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी आपको पता होने चाहिए, इसमें से कोई भी आ गया। ठीक है, अभी पूछ लिया कौन है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कौन ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, तो कम से कम तीन तो कम से कम आपको पते होने चाहिए ना कि जो जो होते हैं, और बेसिकली एक डेफिनेशन के साथ साथ सब खत्म हो जाता है। फाइन, तो प्लीज नोट कीजिए इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा पढ़िए क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई सेट ऑफ रिएजेंट्स और रिएक्शन कंडीशन X and Y इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन है, कोई Y रिएजेंट, सॉरी X कोई रिएजेंट है
प्रोडक्ट Y बनाता है, और उस प्रोडक्ट Y से उस प्रोडक्ट से कोई रिएजेंट Y रिएक्ट करता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाता है। तो इस X और Y के लिए डिफरेंट कंडीशन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। भैया इस तरह की क्वेश्चन आजकल के फैशन में ज्यादा है, ये एक्चुअली बहुत पहले IIT एडवांस 2002 में आया था, लेकिन आजकल के ट्रेंडिंग में भी ये बहुत तेजी से आ रहा है, तो आप श्योर रहिए इसके बारे में। अब ऑप्शन चेक करना ही फाइनली यहाँ पे होता है। फाइन, चलिए पहले ऑप्शन को अगर चेक करें, डाइल्यूट एक्वस NaOH। अरे एक बात बताओ यार, ये NaOH पहचानते हैं हम लोग, डाइल्यूट NaOH का क्या मतलब है, डाइल्यूट एक्वस NaOH का क्या मतलब है? अच्छा, डाइल्यूट एक्वस NaOH का मतलब ये है कि भैया ये अगर NaOH यहाँ डाइल्यूट और एक्वस सेंस में ले तो ये सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा। इसी दिन के लिए यार हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले पढ़ा था कि आपको जो रिएक्शन में कन्वर्शन में आपके पास जो रिएजेंट आए आप इजीली उसे सेपरेट आउट कर पाओ। फाइन, तो डाइल्यूट एक्वस NaOH अगर आप यहाँ पे X को कंसीडर किया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दे देगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन दे देगा, अगर और बेहतर बोले किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन, तो ये SN2 देगा। फाइन, तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल। अच्छा, 1 प्रोपेनॉल के साथ अगर ये रिएक्शन करा रहे हो तो ये तो फाइनली बनने से नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब जो एडिशन जो होने वाला है वो कुछ SN1 के अगेंस्ट ये भी हो जाए, SN2 के अगेंस्ट ये भी हो जाएगा, तो यानी जहां से शुरू किए वहीं जाके ये बन जाएगा। तो अप्रोप्रिएट पहला वाला तो नजर नहीं आया। दूसरे वाले की तरफ आते हैं। अच्छा, दूसरे वाले देखिए, कंसंट्रेट एल्कोहलिक NaOH एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कुछ बताता है? हाँ, ये एलिमिनेशन डायरेक्टली बता रहा है कि एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH हाइट एलिवेटेड टेम्परेचर के साथ एलिमिनेशन फेवर करता है, और 1 ब्रोमोप्रोपेन का अगर एलिमिनेशन कराओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। और प्रोपीन का अगर HBr से एडिशन करा दोगे तो मार्कोनी ऑफ रूल के थ्रू आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो भैया दूसरा वाला ऑप्शन तो सबसे अप्रोप्रिएट अभी तक नजर आ रहा, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमने पिक कर लिया। लेट्स मूव, बाकी दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। X डाइल्यूट एक्वस NaOH, बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर आप बाद वाले रिएजेंट पे थोड़ा सा नजर डालोगे तो बाद वाले रिएजेंट इतने गंदे लिखे गए हैं कि आपको शर्म आ जाएगी अपने आप को देख के कि यार ये कैसे पढ़े हम इसको। Br2, आपको याद है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम लोगों ने हाइलोजन का एडिशन पढ़ा था एल्कीन पे। अब यार ये Br2 जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, जेमिनल डाई ब्रोमाइड बनाएगा। जेमिनल, आजू बाजू कार्बन पे Br लगाएगा, लेकिन ये तो मोनो है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन है, तो ये जेमिनल बनाएगा, दोनों जेमिनल बनाएंगे। तो ऑप्शन इसमें बाकी बेकार लिखे गए हैं, 2 ऑप्शन में आपको केवल और केवल देखना था एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो देखते रहिए, इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फाइन, तो आई होप कि आपको सही जवाब मिल गया होगा, सेकेंड ऑप्शन फाइनली करेक्ट हो रहा। ओके, फाइनली इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। जरा पढ़िए, थोड़ा सा डरावना सा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप पढ़ेंगे पेशेंस से तो समझ में आएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ X इज ऑब्लिक। इस बार प्रोडक्ट नहीं पूछा है, रिएक्टेंट पूछा है। हमेशा से क्या करते थे आप, आपको यहाँ पर रिएक्टेंट दिया होता था, कुछ रिएक्शन सीक्वेंस के थ्रू आपको प्रोडक्ट बनाना होता था, लेकिन इस बार आपको प्रोडक्ट दे दिया है तो पूछा है भैया रिएक्टेंट X बनाइए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है, क्लास में किया है, और ये रिएक्शन सीक्वेंस इन्होंने 2-3 दिया, हमने भी 2-3-4 करके किया है। इस प्रोडक्ट को बोल दिया भैया कि ये इनएंसोमेरिकली प्योर है। अच्छा, मैंने इसका भी सेंस बताया था, इनएंसोमेरिकली प्योर का मतलब जो है ये प्योर फॉर्म में है, इसका कोई भी रेशमिक मिक्सचर या इसका कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता। फाइन, तो आपके पास चॉइसेस 2 हैं, इसको सोचकर बैक साइड से रिएक्शन करते हुए रिएक्टेंट पे पहुंच जाइए, या फिर हर ऑप्शन के साथ हिट एंड ट्रायल कर लीजिए। तो अगर मुझे करना होता तो मैं हिट एंड ट्रायल करता फाइनली, और ये 2 ऑप्शन में हटा देता जो उलट पलट के लिखे गए हैं केवल बेकार में ऑप्शन, तो ये 2 ऑप्शन हटा देते। इन्हीं 2 ऑप्शन के साथ हमें जाना पड़ता और एक ऑप्शन हमारा सही होता। अब रिएजेंट पे जरा नजर डालिए, फिर थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। PbR3 डाइथाइल ईथर, ठीक है,
NaI एसीटोन, सोडियम एजाइड, इसे पहचानते हो? ये भैया DMF है, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये 3 रिएक्शन सीक्वेंस के थ्रू ये बना है। अब अगर आप दिमाग पे जोर डालिए तो मैंने जब प्रिपरेशन पढ़ाया था मैंने हर जगह बताया था भैया कि जो PBr3 होता है ये इन्वर्जन देता है, SN2 देता है। NaI अगर आप याद हो तो ये कौन सी रिएक्शन? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, अगेन इन्वर्जन। सोडियम एजाइड अगेन इन्वर्जन, 3 बार इन्वर्जन प्रोडक्ट बना है, 3 बार। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि एडवांस के क्वेश्चन में आप ऐसे एक्सपेक्ट रखिए, आजकल के फैशन में है ये 4 रिएजेंट यहां लिख देते हैं, फर्दर मूव करा के 4 रिएजेंट दे देंगे, इसको पूछ लेंगे। तो मैं हमेशा से कहता रहता हूं थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, पुराने ट्रेंड के बेसिस पे आपको आज के टाइम के क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। तो किसी ऑप्शन के साथ, क्योंकि हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया बाय ऑब्जर्वेशन, तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, तो किसी एक के साथ आपने आप चले जाइए। अगर ये आंसर मैच कर गया तो यही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा वाला मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इसके साथ अगर हम लोग पहले ऑप्शन के साथ ट्राई करें तो यार अब उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जिसने पुराने लेक्चर्स अपने नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन में तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो जितने लोगों ने पूरा वीडियो देखा उनके लिए बहुत आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। अगर PBr3 इससे रिएक्ट किया तो अभी जो OH है डैश पे है, तो Br कहां आ जाएगा? वेज पे आ जाएगा। मैं यहीं पे चेंज करता हूं। अगर PBr3 रिएक्ट किया तो जो ब्रोमीन आएगा वो कहां आ जाएगा? वेज पे आ जाएगा। ये पहला वाला अगर रिएजेंट रिएक्ट करेगा तब ऐसा सीन होगा, ठीक है। अब दूसरा रिएजेंट की बात कर रहा हूं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अगर ब्रोमीन को हटाएगा, यानी हमें यार एक बात तो नोटिस करने की जरूरत है कि हर रिएक्शन में क्या होगा? हर रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। हर रिएक्शन में इन्वर्जन होगा, फाइन। तो पहली बार इन्वर्जन हुआ तो डैश पे था, वेज पे आ गया। अच्छा, दोबारा अगर रिएक्शन करेगा तो आई आएगा, Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन इन्वर्जन होने की वजह से ये भी किस पे आएगा? डैश पे आएगा। अच्छा, फर्दर अगर एजाइड आयन रिएक्ट करेगा तो फिर से एक बार इन्वर्जन होगा, यानी फर्दर किस पे आ जाएगा? वेज पे आ जाएगा। यानी फाइनल अपना प्रोडक्ट जो है ये आएगा, लेकिन ये तो प्रोडक्ट अपना है ही नहीं। अच्छा, मैंने बोला था इन 2 ऑप्शन हमारे पास है, किसी भी एक ऑप्शन के साथ आप चले जाइए। तो इसके साथ हमें ये ऑप्शन नहीं मिला तो अब हम दूसरे को चेक नहीं करेंगे, हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ चुका है? बी वाला ऑप्शन, फाइन। लेकिन अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो इसके साथ सारे रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कर करके देख ले, तो उसे और थोड़ी सी क्लियरिटी आ सकती है, फाइन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन यार हम लोगों ने क्लास में किए, फाइन। तो यार आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म रखते हैं। तो आपको पूरा क्लास, पूरे लेक्चर्स जितने हम लोगों ने 12 लेक्चर लिए थे पूरे हेलो एल्केन हेलो एरेन में, पूरे 12 वीडियो हमारे पास हैं। और उसके बाद ये 13, मतलब प्रीवियस ईयर में 42 ईयर में जितने IIT में क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 ईयर पास्ट में जितने ट्रिपल और JEE मेंस में पूछे थे, मैंने सारे के सारे आपके सामने करा दिया होगा। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको शायद कमांड आ गया होगा इस चैप्टर पे। और मैंने जैसे बोला कि भैया इसे करने के बाद अगर आपको भी जरूरत पड़ती है कि कुछ मुझे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आपके पास असाइनमेंट अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर कुछ आपको और भी समय मिल जाता है इन सब के बावजूद, तो आप यार फ्री हो, फ्री टू मूव, मतलब कहीं से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, फाइन। तो गाइज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड। इफ हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।